हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज में आज नई यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केवल ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए नहीं, जो जनरल स्टडीज़ के लिए भी जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है पेपर 2, वहाँ भी बहुत यूज़ आएगा। राइट, और ओवरऑल अगर आप एथिक्स के पेपर में भी देखेंगे तो वहाँ भी इसका कहीं ना कहीं यूज़ है। तो भले ये यूनिट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑप्शनल में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसका जो यूज है वो बहुत जगह है। राइट, तो उसको हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। राइट, कि थोड़ा सब कुछ कवर करते चले। तो आज का जो टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में आवश्यक क्यों है। तो ये यूनिट का नाम नहीं है, यूनिट का नाम ये है, बट हमें जो ज्यादा पॉइंट में ध्यान रखना है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोक प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता क्या है। तो पहले तो हम ये जाने कि नियंत्रण कहते किसे हैं। आप लोग बहुत ना लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो एग्जैक्टली नियंत्रण होता क्या, व्हाट इज कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग डेविएशन फ्रॉम द इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो पहले से स्थापित विधि नियम प्रक्रियाएं हैं उनसे विचलन रोकने को ही क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं। तो नियंत्रण क्या है, जो पहले से निर्धारित नियम विनियम विधि प्रक्रियाएं हैं उनसे जो विचलन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, उसको रोकना ही नियंत्रण है। सो व्हाट इज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्टिंग डेविएशन कहां से, फ्रॉम established rules, regulations and procedures। अगर जो established चीजें हैं, अगर आप उनसे कोई डेविएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसी को रोकना ही क्या बोलते हैं, कंट्रोल। ये क्यों जरूरी है। सो रिस्ट्रिक्टिंग डेविएशन फ्रॉम द established procedure rules and regulation is called control। एंड ये चाहिए क्यों हमें, टू इंश्योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ताकि कार्य निष्पादन मूल्यांकन श्रेष्ठ स्तर का हो और जवाबदेही तय की जा सके। तो नियंत्रण क्या है बच्चों, पूर्व निर्धारित नियम विनियम प्रक्रियाओं से विचलन को रोकना ताकि जवाबदेही बढ़ाई जा सके और कार्य निष्पादन मूल्यांकन श्रेष्ठ स्तर का प्राप्त किया जा सके। इसके लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे नियंत्रण कहते हैं। तो नियंत्रण क्या है, ये रिस्ट्रिक्टिंग डेविएशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर टू अचीव द बेस्ट वर्क परफॉर्मेंस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अब बात ये आती है कि आप ये जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन मतलब क्या होता है कि जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया, यही चीज डेविएशन है। राइट, तो इस डेविएशन को रोकेंगे कैसे, तो इस डेविएशन को रोकने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। राइट, टू चेक डेविएशन वी सेट स्टैंडर्ड्स। विचलन को रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मानक तय करना पड़ता है। राइट, कि वो आप कैसे कहोगे कि आपने इस ढंग से कार्य करना था लेकिन ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। राइट, ये आइडियल तरीका था बट उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो आइडियल क्या है, ये तय करने के लिए भी हमें कुछ स्टैंडर्ड्स पहले सेट करने पड़ते हैं। तो डेविएशन हुआ है कि नहीं ये कब पता चलेगा, जब पहले से कोई स्टैंडर्ड होगा। तो डेविएशन की डायरेक्शन एंड उसकी इंटेंसिटी वो चेक करने के लिए हमको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फिर दो तरह के हो सकते हैं। कुछ जो मानक हैं वो मूर्त हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं अमूर्त हो सकते हैं, यानी कि टेंजिबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। राइट, स्टैंडर्ड्स का यूज क्या हो गया, चूंकि बिना स्टैंडर्ड के आप डेविएशन को मेजर नहीं कर सकते हैं। जितना स्टैंडर्ड्स के करीब होंगे डेविएशन उतना ही कम होगा, जितना स्टैंडर्ड से दूर होंगे डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर स्टैंडर्ड दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड, भौतिक मानक, कि हमारा जो जिस प्रेमाइस होगा जिसमें हम काम करेंगे वो 10,000 स्क्वायर फीट का होगा, इसमें इस तरह की फैसिलिटी होंगी, ये वाला सेक्शन ये अकाउंटिंग वाला सेक्शन इधर बनाया जाएगा और ब्रांडिंग वाला इधर बनाया जाएगा, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट है वो इधर बनाई जाएगी। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो गए, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड हो गया। राइट, कि हमें काम करना है एक
टीम भावना से, एक इंस्टीट्यूशनल वे में। तो ऐ नहीं कि आप रैंडमली अप्रोच नहीं करेंगे, जो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड हो गया। थर्ड, कॉस्ट एंड टाइम स्टैंडर्ड, कि भाई हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमको मार्केट में अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, राइट, तो हम सिर्फ कस्टमर बेस के हिसाब से ना देखें, अगर सरकार को भी देखें कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर करना है कम से कम कॉस्ट में, राइट, क्योंकि जो सरकार के पास पैसा होता है वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो उस टैक्स पेयर्स मनी का एक एक पाई का ऑप्टिमम यूज करना ये सरकार का लीगल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जब तक आप टाइम एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड को नहीं सेट करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब मान लीजिए कि आपको सिलेंडर पहुंचाना है उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों तक जिनके पास अभी सिलेंडर नहीं है, राइट। अब मान लेते हैं कि सिलेंडर और चूल्हा पूरी की जो कीमत है वो 5,000 रुपए है, लेकिन आपका डिलीवरी का खर्च उस व्यक्ति तक पहुंचाने में ही आपने 7,000 रुपए लगा दिए, तो इस योजना में कोई लाभ नहीं है। 5,000 रुपए की चीज को पहुंचाने के लिए ही अगर 7,000 रुपए लग गए तो फिर सब बेकार है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड में कॉस्ट एंड टाइम का स्टैंडर्ड भी सेट करना बहुत जरूरी है, राइट। फिर कैपिटल स्टैंडर्ड, कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में, उसको डिलीवर करने में हमको कैपिटल की जरूरत होगी। तो कितना कैपिटल हमारे पास है, कितने की हमें जरूरत है, वो सोर्स कौन से हैं जिनसे हम कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्टैंडर्ड या पूंजी मानक। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेंजिबल स्टैंडर्ड्स, राइट। इनटेंजिबल स्टैंडर्ड्स में क्या हो सकता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका अपना एक गोल होता है। कि जैसे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका गोल क्या होगा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, राइट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटेंजिबल स्टैंडर्ड होता है, उसके अंतर्गत गोल स्टैंडर्ड हो सकता है, लक्ष्य मानक हो सकता है कि ये हमारा मानक है, ये हमारा गोल है और इस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। दूसरा इंटेंजिबल हो सकता है सेटिस्फैक्शन स्टैंडर्ड, राइट, कि संतुष्टि मानक, कि चाहे पब्लिक हो सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन हो, कस्टमर या बेनिफिशियरीज का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है बहुत मायने रखता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, अगर उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है तो फिर वो चीज सस्टेन करेगी और बार बार लोग उससे चीज लेंगे। आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा एग्जांपल है कि जैसे दो दुकान वाले हैं, आप 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लेने जाते हैं, एक दुकान वाला है 5 रुपए आपसे लेता है, बिस्किट देता है और साथ में एक स्माइल पास कर देता है आपको, राइट। स्माइल वो घृणा वाली नहीं, जब किसी से नफरत करते हैं तब भी स्माइल पास करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स वाली स्माइल पास करता है। एक दुकानदार थोड़ा खूसट जाहिल टाइप का है, वो आप पैसे लेता है, बिस्किट दे देता है और आप एकदम गुस्सा जैसा मुंह बनाए रहता है। पैसा आपने दोनों कंडीशन में दिया, जाहिर सी बात है आप दोबारा बिस्किट लेना होगा तो पहले वाले कस्टमर के पास जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपने प्रोडक्ट के साथ साथ में जो स्माइल है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्री में मिल गई, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा। तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कस्टमर, वही पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ड क्या यूज हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, सिटीजन हो जाएगा या बेनिफिशियरीज हो जाएगा। तो चाहे वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू हो, राइट, चाहे बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू हो, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखता है। इसलिए आप देखोगे कि आज जो भी सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं वो आपसे फीडबैक लेती हैं, आप हमारे सर्विस से कितना संतुष्ट हो, उसमें रेटिंग करें 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कितना पे आप हमें स्टार देंगे, राइट। ट्रस्ट स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों का ट्रस्ट क्या है। जैसे टाटा के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में उनको दिक्कत क्यों नहीं होती है, आंख बंद करके लोग ट्रस्ट करते हैं, भाई टाटा का है तो क्वालिटी होगा ही, वो ठगी नहीं करते हैं। तो ये सब क्या हो गया कि जो विश्वास मानक है और उपभोक्ता संतुष्टि मानक है और जो लक्ष्य मानक है, ये सब आपके इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टेंजिबल स्टैंडर्ड्स हो चाहे इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स हो, जितना इसके करीब होगी उसका जो परफॉर्मेंस होगा उतना ही हाई होगा। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टेंजिबल और इनटेंजिबल स्टैंडर्ड से जितना दूर होता जाएगा, डेविएशन उतना दूर होता जाएगा, उसका वर्क परफॉर्मेंस उतना ही लो होता जाएगा। सो आप मैथमेटिकल टर्म में कह सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द मार्केट इज डायरेक्टली deviation from the
standards of any organization is directly proportional to reducing the performance of the organization। जितना विचलन ज्यादा होता जाएगा उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी उतना ही गिरता जाएगा। ठीक है ना। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनका अपना एक साइकिल होता है। कैसे स्टैंडर्ड मानक का चक्र कैसे चलता है, तो पहली चीज हो गई राइट कि आपने कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया। मैं बता रहा हूं कंट्रोल साइकिल कैसे चलता है, कि जो नियंत्रण चक्र है वो चलता कैसे है, कैसे नियंत्रण बनाया जाता है। तो नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या है, आप ये देखोगे कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने सेट किया, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपने क्या देखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने का जो वास्तविक मूल्यांकन है मानक, उसके बाद वास्तविक कार्य निष्पादन। वास्तविक कार्य निष्पादन और स्टैंडर्ड के बीच का अगर डिफरेंस आ रहा है, देखो एक आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि ये काम इस ढंग से इतने पूंजी में इतने समय में इतने पर्सनल्स के साथ हो जाना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड था। फिर आपने परफॉर्म किया तो यहां से आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस मिला। फिर जो स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, कंपैरिजन एंड मेजरमेंट होगा कि इनके बीच में क्या आ रहा है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में आपने कंपैरिजन और मेजरमेंट करके डिफरेंस पता किया, डिफरेंस जितना बड़ा होगा डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा। डिफरेंस जितना कम होगा, किसका डिफरेंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिफरेंस जितना कम होगा डेविएशन भी उतना ही कम होगा, और स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस जितना बड़ा होगा डेविएशन भी उतना ही बड़ा होगा। अब आपको डेविएशन पता हो गया है कि डेविएशन की डिग्री क्या है, उसके आधार पे आप रेक्टिफिकेशन यानी सुधार कर सकते हैं राइट। और सुधार करके आप प्रयास करेंगे कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे या तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड को ही अचीव कर लें, या फिर क्या करें, ना भी स्टैंडर्ड एग्जैक्टली अचीव हो तो कम से कम उसके नियर बाई तो पहुंच ही जाए राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंट्रोल साइकिल चलता है। ठीक, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब बात ये आती है कंट्रोल के तरीके क्या हो सकते हैं, और उसके पहले ही कि कंट्रोल आखिरकार आवश्यक क्यों है, खास करके लोक प्रशासन में। सो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल व्हाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, नियंत्रण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे आप वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, वेलफेयर हो, एनजीओ टाइप हो, लेकिन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इंडिविजुअल का ही, क्योंकि अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं तो डेविएशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। तो व्हाई वी नीड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which explain why there is a need of control in the public administration, which can be explained as following. Number one, it is related to welfare government, ये कल्याणकारी सरकार से संबंधित है, and it is done by the use of taxpayers money, और ये जनता के कर के पैसे से किया जाने वाला होता है। So optimum utilization of each and every coin is very necessary, अतः एक एक पाई का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है। अगर इसमें वेस्ट हो गया पैसा जो टैक्स पेयर्स का है तो ये एक तरह का अपराध ही है। दूसरा, इट इज रिलेटेड टू अपलिफ्टिंग पीपल फ्रॉम द स्क्रैच, ये लोगों को एकदम नीचे से ऊपर उठाने के लिए है। तो अगर इसमें डेविएशन होगा तो लोगों के जीवन प्रभावित हो सकता है। इट इज रिलेटेड टू एंडिंग पॉवर्टी, ये गरीबी निवारण से संबंधित है। तो अगर इसमें डेविएशन होगा तो हम बहुत सारे लोगों को गरीबी में बने रहने के लिए छोड़ देंगे। तो अब आप ये पॉइंट सारे मिला के क्या देख रहे हो कि इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, इट मस्ट बी इंश्योर्ड। नंबर 2, इट इज रिलेटेड टू वेलफेयर गवर्नमेंट। नंबर 3, इफ इट इज अनचेक्ड एंड इफ इट इज नॉट ensured, then many people will remain in the glitch of in the dearth of poverty। अगर इसको इंप्रूव नहीं किया गया तो लोग गरीबी का जो खंदक है ना उसमें पड़े रहेंगे राइट। एंड इट इज रिलेटेड टू
ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, ये नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास को बढ़ाने वाला भी होता है। तो जितना ज्यादा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट में, लोगों को ये विश्वास होगा कि सरकार उनके साथ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस के बहुत सारे मेजरमेंट हैं। तो जहां तानाशाही वाली जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है, वहां ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो जहां पर कंट्रोल के जितने ज्यादा इक्विपमेंट्स एंड मेजरमेंट्स होंगे, वहां की जनता को ये एक ट्रस्ट आता है कि यार हमारी सरकार हमारे साथ कभी बहुत ज्यादा गलत नहीं कर सकती। उसका रीजन क्या है कि उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हमारे पास उपकरण है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक, वी नीड कंट्रोल इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करने होते हैं। आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। अब ये कंट्रोल होगा कैसे, राइट। तो देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंट्रोल होता है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, ठीक। आंतरिक में जो मेनली आता है बच्चों, वो आता है आपका क्या, एग्जीक्यूटिव। जो आपका आंतरिक नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया गया नियंत्रण होता है, और दूसरा हो गया वाय नियंत्रण। अब आंतरिक नियंत्रण में क्या हो सकता है बच्चों, जैसे पीएमएस, पर्सोनल मैनेजमेंट सिस्टम, कार्मिक प्रबंधन प्रणाली, एमआईएस, सूचना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, सूचना प्रबंधन प्रणाली, बजट में भी आपने देखा होगा कि जब बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जब कोई जब कंसर्न मिनिस्टर रखता है अपने अपने मिनिस्ट्री के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स करता है, तो अपोजिशन के पास ये राइट होता है कि वो क्या लाए, कट मोशन लाए, कटौती प्रस्ताव लाए। और अगर वो कट मोशन का प्रपोजल पास हो गया, दैट मींस कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। अगर उसके पास मेजोरिटी होती तो कट मोशन जो कि प्रपोज किया था अपोजिशन ने, वो पास कैसे होता। तो आप देखोगे कि कट मोशन के द्वारा, बजट में ही कट मोशन के द्वारा आप देखोगे कि कंट्रोल करने की एक तरीका होता है। और बजट में आप देखोगे खुद में ऐसे कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एपोर्शनमेंट, प्रभाजन। एपोर्शनमेंट में क्या होता है कि जो अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको जो बजट में एलोकेट मनी होता है, वो एक डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, वो एक बार में नहीं दी जाती फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, राइट। तो उसमें मान लीजिए कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 30,000 करोड़ मिले डिमांड फॉर ग्रांट्स उसने किया था, तो ये 30,000 करोड़ एक बार में नहीं दे दिया जाएगा। पहली बार में 20,000 करोड़, फिर नेक्स्ट टाइम 5,000 करोड़, फिर नेक्स्ट टाइम 5,000 करोड़। इसको, ये जो किस्त होती है, इसी को बोलते हैं एपोर्शनमेंट या प्रभाजन। ये इसलिए किया जाता है कि पैसा धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि ये सही से पैसे का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चाहे आपने एपोर्शनमेंट देखा, चाहे रीअप्रोप्रिएशन देखा, रीअप्रोप्रिएशन और एपोर्शनमेंट, ये वो 2 तरीके हैं जिनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद ही अदर मिनिस्ट्रीज के जो बजट होता है उस पर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा कट मोशन के द्वारा पूरे सरकार पर, पूरे बजट पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अपोजिशन कट मोशन के द्वारा कर सकता है, राइट। तो ये बजट हो गया। फिर रूल्स एंड एक्ट्स की, अब मान लीजिए कोई विसंगति है, कोई काम सही से नहीं हो रहा है, तो एक्ट ला के उसमें कुछ सुधार कर दिया जाता है, राइट। हायरार्की, सबकी अपनी हायरार्की बनी हुई है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, फिर स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, फिर स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, राइट। तो जब एक हायरार्की होती है तो सबको पता होता है कि किसकी क्या लिमिट है, राइट। कि कोई भी जो स्टेट मिनिस्टर है, वो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट के ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकता है। जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ है, और कैबिनेट के सबसे टॉप में कौन बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, राइट। तो आप ये देखोगे कि हायरार्की जो होती है तो वो एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। हायरार्की में ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को कंट्रोल करेगा। और इंटरनल विजिलेंट सिस्टम होता है, उनका आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी होता है कि कैबिनेट के अंदर ही कुछ ऐसे सेक्शन या सिस्टम बना दिए जाते हैं कि कंट्रोल इंश्योर किया जा सके। तो ये जो होता है इंटरनल कंट्रोल, ये बेसिकली किसके द्वारा होता है, ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होता है। अब एग्जीक्यूटिव द्वारा जो किया गया कंट्रोल है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव
होती है वही तो पैसे को खर्च करती है। तो एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया जो कंट्रोल है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड बेस्ट होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सबसे बेकार, सबसे वीक और सबसे इनइफेक्टिव होता है। अगर इंटरनल कंट्रोल जो कि खुद एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किया जाता है, अगर वो इफेक्टिव होता, बहुत स्ट्रांग होता, तो शायद हमें एक्सटर्नल जो कंट्रोल है उसकी जरूरत ही ना पड़ती। अब चूंकि जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो वीक और इनइफेक्टिव होता है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के लिए हमें, जो गवर्नमेंट पे कंट्रोल के लिए हमें एक्सटर्नल कंट्रोल की आवश्यकता होती है। जो एक्सटर्नल कंट्रोल है, जो वाह नियंत्रण है, इसको फिर से हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी ये कंट्रोल लेजिस्लेटिव द्वारा हो सकता है, ये जुडिशरी द्वारा हो सकता है, और ये आपका पब्लिक यानी जनता द्वारा हो सकता है, यानी विधायिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा और जनता द्वारा। विधायिका द्वारा कैसे हो सकता है? कमेटी बना के, जैसे कमेटी होती है ना, 2 तरह की कमेटी होती है बेसिकली, राइट। एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होती है, राइट, जो हमेशा बनी रहती हैं, बस उनके मेंबर चेंज होते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 1 साल होता है। नेक्स्ट ईयर या तो मेंबर उसमें से बदल दिए जाते हैं, वही मेंबर फिर से उसमें आ जाते हैं, नॉमिनेट होके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लेजिस्लेटिव में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल करने के लिए एक तरीका क्या हो सकता है? कमेटी। एंड कमेटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। दोज कमेटी विच आर परमानेंट इन नेचर बट देयर लाइफ इज 1 ईयर, आफ्टर एवरी 1 ईयर their rebirth takes place, right, that is generally 1 year. एंड सेकेंड इज एडहॉक कमेटी। तो जो समितियां होती हैं वो बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तो स्थायी समिति क्या हो गया, वो हमेशा बनी रहती हैं और 1 साल बाद उनके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। और जो एडहॉक कमेटीज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती हैं, जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं वो लैप्स कर जाती हैं। फर्दर कमिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉर इंस्टेंस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड द सिलेक्ट कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वो कमेटी होती हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, और जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसमें किसी एक ही हाउस के मेंबर होते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो गया ज्वाइंट कमेटी में हो गया आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, है ना, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। इन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होगा हमेशा क्या बनाया जाएगा, विपक्ष का व्यक्ति बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो सरकार के जो एक्सपेंडिचर वाला साइड होता है उसको चेक करता है। तो सरकार ही पैसा खर्च करने वाली है और उस कमेटी का हेड भी सरकार वाले को बना देंगे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होगा और इतने अच्छे से वो जांच पड़ताल नियंत्रण नहीं करेगा। यही रीजन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड सदैव एक अपोजिशन व्यक्ति होता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे हो गया आपका कमेटी ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो विभागीय उपक्रम होते हैं उसमें जो समितियां बनाई जाती हैं उसमें भी क्या होता है, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। इसी तरह DRSC होती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। ये वो कमेटी होती हैं जो उन डिमांड्स के बारे में चेक करती हैं जो कि जनरली जब डिबेट होती है बजट की तो वहां पे छोड़ दी जाती हैं। तो वो जो गिलोटिन वाला प्रोसेस है वो ना हो। गिलोटिन जैसी एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने के लिए नई कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई उनको DRSC कहते हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। इसमें क्या होता है, इसमें भी 21 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, सब ज्वाइंट कमेटी है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर है ना। फिर मैंने दूसरा कहा आपसे कि सिलेक्ट कमेटी। तो सिलेक्ट कमेटी में क्या होगा, किसी एक ही हाउस के मेंबर होंगे, जैसे कि आपका हो गया एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं और सभी किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। अमूमन ये किया जाता है कमेटी बनाते समय कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको प्रोपोर्शनल वे में ही रिप्रेजेंटेशन मिले। तो कमेटी बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि उसमें जिस तरह से उनकी सीटें हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको कमेटी में भी उसी अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि जो कंट्रोल हो वो किसी एक पार्टी का ना हो बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का हो, ताकि कंट्रोल अच्छे से हो सके। और एक चीज ध्यान रखी जाती है कि जितनी भी ये कमेटी बनाई जाती है
उनमें लगभग आधे या उससे अधिक कमेटी का जो हेड होता है वो अपोजिशन साइड का ही व्यक्ति होता है, ताकि कंट्रोल को बहुत इफेक्टिव किया जा सके। तो ये हमने देख लिया कमेटी। फिर मोशन, आप देखो डिफरेंट तरह के मोशन प्रस्ताव ला सकते हैं। जो विपक्ष के लोग होते हैं, विपक्ष के मेंबर होते हैं, वो डिफरेंट तरह के, जैसे आपका हो गया कि डिफरेंट मोशन होते हैं कि ले आते हैं, कि जैसे ध्यान आकर्षण करने के लिए हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया। ये प्रस्ताव के द्वारा भी सरकार का ध्यान वो किसी बहुत नेसेसरी जो टॉपिक होता है उसकी ओर दिलाने के लिए, या सरकार जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उनसे डेविएट होती है, उससे उनको रोकने के लिए भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा नोटिस दे सकते हैं, शॉर्ट नोटिस जिसे बोलते हैं, discussion and debate. So these are the methods by which legislative controls the doings of the public administration and the government.